मैं एक पाकिस्तानी जासूस 70 की दिहाई में भारत में एक अहम मिशन पर। दिल्ली, अहमदनगर और गोरखपुर में कई खतरनाक मिशन मुकम्मल कर चुका हूं और अपने कोरियर की गद्दारी की वजह से DMI की हिरासत में हूं और मुझ पर तशद्दुद का आगाज हो चुका है। पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। मुझे होश आया तो सूरज खासा बुलंद हो चुका था। आंखों की धुंध आहिस्ता आहिस्ता छट रही थी और मैं उसी सेल में बेड पर पड़ा था। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मैंने बिस्तर से उठने की कोशिश की तो मेरे मुंह से कराह निकली। मैं बेड से उठ न सका। अभी तक मुझे कुछ याद नहीं आया था कि मेरे साथ क्या बीती थी। मेरे कानों से शाय शाय की मुसलसल आवाज आ रही थी। रफ्ता रफ्ता दिमाग की धुंध छटने लगी और मुझे रात का वाकया याद आया। मैंने सर पर हाथ फेरना चाहा तो दर्द से मेरी चीख निकल गई। सर पर दरमियान में 2-3 जगह बड़े बड़े गोमड़ बन चुके थे जिनसे टीसें उठ रही थी। चेहरे पर हाथ फेरा तो जमे हुए खून से हाथ लिथड़ गए। चेहरे पर कोई जख्म न था। ये खून यकीनन नक्सीर फूटने से निकला था। जब तक मैं होश में था तो नक्सीर न फूटी थी। यकीनन मेरे बेहोश होने के बाद भी मेरे सर पर ज़रबात पहुंचाई गई थी। मेरे जिस्म का अंग अंग दुख रहा था। मैंने अपने जिस्म पर हाथ फेरा तो महसूस हुआ कि टांगों, रानों, बाजुओं और पीठ पर मुताद्दिद ऐसी जगहें थी जिन्हें छूने से भी दर्द की शदीद लहरें उठती थी। यकीनन मेरे बेहोशी के बाद मेरे जिस्म को भी तख्ता मश्क बनाया गया था। बड़ी मुश्किल से जरा जरा खिसक कर मैं पानी के मटके तक पहुंचा और पानी से चेहरे, गर्दन और हाथों पर लगे खून को साफ किया और मटके के नीम गर्म पानी से प्यास बुझाई और फिर बेड पर दराज हो गया। चोटें ठंडी होने की वजह से ज्यादा दर्द कर रही थी। मेरी उम्र 1971 में 30 साल के करीब थी और मैं जवानी के उस दौर से बहुत ज्यादा आगे निकल चुका था जिसमें दर्द का एहसास निस्बतन कम होता है। मैं नीम गुनूदगी की हालत में बेड पर पड़ा था। नामालूम किस वक्त खाना आया जो मैंने न खाया। मैं इसी हालत में था कि गुरूब आफ्ताब के करीब कमरे का दरवाजा खुला और एक लकड़ी की कुर्सी कमरे में रख दी गई। उसके थोड़ी देर बाद ही इब्तिदाई तफ्तीशी टीम का लीडर कमरे में आ गया। उसके साथ 2 गार्ड्स थे। उसने खाने के बर्तन वापस भेजे और चाय और बिस्किट लाने को कहा। मटके में से पानी निकालकर उसने मुझे इस्प्रो की 2 गोलियां खाने को दी और 8 गोलियां मेरे सरहाने रख दी। आयोडेक्स की डिब्बिया मुझे दी कि चोटों पर लगा लूं। चाय आ गई तो उसने मुझे चाय बना कर दी और बिस्किट खाने को दिए। जब मैं चाय पीने लगा तो उसने सरगोशी में कहा कि मैं मुसलमान हूँ। तुम्हारी हालत पर हम मजहब होने की वजह से रहम आ गया है। मेरा तुमको यही मशवरा है कि मुझे सब कुछ बता दो। मेरी तरक्की हो जाएगी और तुम्हें यहाँ से फरार करवाने का मैं तुमसे वादा करता हूँ। ये कमबख्त जल्द ही दिल की बात जबान पर लाकर अपने मुसलमान होने का इजहार कर बैठा था। ये जासूसी के मुल्जिमान से तफ्तीश का एक रिवायती तरीका है। एक तफ्तीशी टीम तशद्दुद करती है और उसी टीम का एक फर्द बाद में मुल्जिम से अकेला मिलकर इजहार हमदर्दी करता है और उसे मदद देने और फरार करवाने का वादा करता है। जासूसी का मुल्जिम ये बखूबी जानता है कि उसे न तो कभी किसी अदालत में पेश किया जाएगा और न ही अपने किसी हमदर्द के जरिए किसी वकील से मुलाकात का मौका फराहम किया जाएगा। तशद्दुद का आगाज बहुत ही तकलीफ दे होता है। बाद में तो तशद्दुद सहते सहते जिस्म उसका आदी और हवास मुअत्तल होने के बायस तशद्दुद की अज़ियत और तकलीफ का एहसास कम हो जाता है। हर तरफ से नाउम्मीदी और किसी किस्म की मदद मिलने से मायूस मुल्जिम को जब तफ्तीशी टीम का कोई मेंबर हमदर्दी जताता है तो मुल्जिम उसे इमदाद गैबी और डूबते को तनके का सहारा समझकर उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपनी सही असलियत, अपने तफवीज करदा मिशन के अलावा मदद हासिल करने के लिए अपने हमदर्दों और साथियों के मुतालिक सब कुछ उगल देता है। मैं यहाँ पर ये अर्ज करना जरूरी समझता हूँ कि जो शख्स तशद्दुद के इब्तिदाई 5-6 रोज बर्दाश्त कर जाए और जबान न खोले तो फिर इंतहाई शदीद तशद्दुद से भी उसकी जबान खुलवाई नहीं जा सकती। मेजर एहसन शहीद, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूँ, मेरे जवाब की बेहतरीन मिसाल है। तफ्तीशी टीम के उस मेंबर ने जो मेरे लिए इस्प्रो और आयोडेक्स लेकर आया था और चाय और बिस्किट मंगवाने का भी एहतमाम किया था, इस पहली हमदर्दाना मुलाकात में ही मुझे फरार करवाने के लिए अपना सबसे बड़ा कार्ड शो कर बैठा। उसने अपने मुसलमान होने और मुझे राज बताने के एवज अपनी तरक्की पाने की ख्वाहिश का इजहार किया था। मैं उसकी बातें निहायत गौर से सुन रहा था और साथ ही साथ आहिस्ता आहिस्ता चाय पी रहा था। अब मुझे अपने पत्ते तरतीब देने थे। उसने बात खत्म की तो मैंने कहा कि इस दुख और मुसीबत की घड़ी में एक हमदर्द मुसलमान का मिल जाना मेरे लिए नेमत गैर मुतरक्कबा से कम नहीं। आपकी हमदर्दी ने मुझ में गोया नई रूह फूंक दी है। मुझसे अब तक तफ्तीश के दौरान जो कुछ पूछा गया मैंने बता दिया। मुझे अपनी तरफ से तो बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। मेरे पास जो मालूमात हैं वो भारत के लिए बहुत कारामद साबित हो सकती हैं। मैंने तो
पहले रोज ही अपनी गिरफ्तारी के बाद हथियार डाल दिए थे। मेरी साइनाइड भरी दाढ़ निकल जाने के बाद आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं आपके साथ पूरा ताउन करूंगा। आप मुसलमान हैं और मेरी इमदाद करना चाहते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपसे न सिर्फ इंतहाई ताउन करूंगा, बल्कि अगर मेरी बात मानी गई तो 20 जून को सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन पर एक पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट को भी पकड़वा दूंगा, बशर्ते कि आपने मेरी गिरफ्तारी की खबर प्रेस और रेडियो में न दे दी हो। अगर वो 20 जून को किसी वजह से न आ सका तो फिर 22 जून को उसी जगह और उसी वक्त वो मुझे मिलेगा। मैं तो आपसे पूरा ताउन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा जो हशर किया गया है वो आपके सामने है। मुझे यकीन है कि मेरी दी हुई मालूमात इतनी अहम होंगी जिससे आपकी तरक्की यकीनी अमर हो जाएगी। मेरी बातें सुनकर तो उसकी बातें खिल उठी। मैंने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, मेरे सर पर मुसलसल ज़रबे लगने से मेरी दिमागी हालत ऐसी नहीं कि आइंदा 24 घंटे तक कोई बयान दे सकूं। मैं तो आपकी हिरासत में हूं। अगर आपने मुझे दिमागी तौर पर संभलने का मौका दे दिया तो मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। दूसरी सूरत में ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम ही हुआ कि मिस्दाक मौत तो मेरे सामने दिखाई दे ही रही है। मैं फिर गद्दारी का लेबल खुद पर क्यों लगवाऊं? उसने मेरा हाथ दबाया और बोला, मेरी पूरी कोशिश होगी कि तुम्हें 24 घंटे आराम का वक्त मिल जाए। फिर जरा करीब होकर बोला, अगर तुम्हें नमाज पढ़ने वाला कपड़ा और कुरान चाहिए तो मैं भिजवा देता हूँ। कुरान को बोलते हुए उसका तलफ्फुज कुरान था। मैंने कहा, ये तो आपकी बड़ी करम नवाजी होगी। मुझे सिगरेट और माचिस भी चाहिए, अगर मुमकिन हो तो वो भी भिजवा दीजिए। सब चीजें भेजने का वादा करके वो चला गया। दर्द की शिद्दत के बावजूद मुझे हंसी आ गई। मुझसे राज उगलवाने के लिए उसने खुद को मुसलमान जाहिर किया था, लेकिन उसे लफ्ज जाए नमाज तक का इल्म न था और कुरान मजीद फुरकान हमीद को अदब के अल्फाज के बगैर कुरान कहने वाला वाकई DMI का ही मुसलमान हो सकता था। मैं आइंदा तफ्तीश के लिए खुद को तैयार और उसकी मंसूबाबंदी करने लगा। रात को खासे बेहतर खाने के साथ ही एक जाए नमाज, एक मुतरज्जम कुरान मजीद और सिगरेट के 2 पैकेट और माचिस मुझे भेज दिए गए। खाना खाने के बाद मैंने बहजार दिक्कत वुजू किया और इशा की नमाज पढ़ी। मेरे जैसे ही बेअमल मुसलमानों के मुताल्लिक अल्लाह पाक ने फरमाया है कि जब हम उनकी रस्सी खींचते हैं तो वो लंबी लंबी दुआएं मांगना शुरू कर देते हैं। मैंने भी नमाज के बाद इतनी खुशू खुजू से दुआएं मांगी जितनी जिंदगी भर कभी न मांगी थी। मेरी दुआओं का लुब्बे लुबाब ये था कि ऐ परवरदिगार, मेरे गुनाह बेहद और बेशुमार हैं, लेकिन तेरी रहमतें बेपाया हैं। तू रहमान है, रहीम है, करीम है, उफू है, गनी है, जुल जलाल वल इकराम है, समी है, बसीर है, गफ्फार, सत्तार, वकील, अलीम, हलीम, बेहदो हिसाब सिफात का मालिक है, मुआफ करने वाला है, जर्रा नवाज है। अपने हबीब के और अपने प्यारों के सदके मुझ बेकस पर रहम फरमा। मेरे दानिस्ता और ना दानिस्ता गुनाहों को माफ कर। मेरी मदद फरमा और मुझ पर अपना रहम कर, अपना करम कर, अपना फजल कर। यकीन जानिए दुआएं मांगने के बाद मुझे बड़ा सुकून मिला। मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं बल्कि ज़ाते कादिर मुतलक मेरे साथ है और मेरी किस्मत का फैसला DMI वाले नहीं बल्कि ज़ाते बारी ताला करेगी। वो रात मैंने बड़े सुकून से गुजारी। अगली सुबह नाश्ते में चाय और पूरियां मिली। नाश्ते के बाद मैंने बावजू होकर तिलावत कलाम पाक शुरू कर दी। कुरान पाक अगरचे मुतरज्जम था लेकिन मैं अरबी तिलावत किए जा रहा था। आज से 2-3 बरस कबल मैंने एक मशहूर जमाना आलिम दीन का कौल पढ़ा था कि 22 बरस दीन की तालीम हासिल करने के बाद मैंने अल्लाह को पहचाना। लेकिन मुझे यकीन है कि अल्लाह पाक को मुझसे ज्यादा मुकर्रब वो अनपढ़ और अरबी से लाबलद गडरिया है जो आयात कुरानी का मतलब समझे बगैर उन्हें लहक लहक कर इस यकीन के साथ पढ़ता है कि ये कलाम सच्चा है। दिन का बाकी हिस्सा मैंने आइंदा तफ्तीश के दौरान अपने बयान और उन मालूमात को दोहराते हुए गुजारा जिनसे मुझे तफ्तीश करने वालों को ये यकीन दिलाना था कि मैं फिल हकीकत उनसे ताउन कर रहा हूँ। यहाँ मैं अर्ज करना जरूरी समझता हूँ कि भारत के दिफा के मुताल्लिक मैंने जो मालूमात उन्हें दी वो 2 साल और चंद माह कबल दौरान तरबियत मुझे पाकिस्तान में अजबर करवाई गई थी। पाकिस्तान वापसी पर मैंने जब अपने सीनियर से पूछा कि वो मालूमात दुश्मन को देनी क्या पाकिस्तान के मफाद में किसी तरह भी नुकसानदेह थी तो उन्होंने पूरे वसूख से कहा कि हरगिज नहीं, क्योंकि वो आउटडेटेड थी और एक तरह से ये पाकिस्तान के मफाद में था कि भारतीय फौज को ये मालूम हो गया कि उनके मुख्तलिफ डिवीजन, ब्रिगेड और रेजिमेंट्स के मुताल्लिक पाकिस्तान को कितना भरपूर इल्म है।
तकरीबन आधी रात को गार्ड्स मुझे लेने आ गए और पहले की तरह मुझे इंटरोगेशन रूम में पहुंचा दिया गया। इस दफा टीम में वो मरकजी अफसर न था जिसके हुक्म पर मेरे सर पर तशद्दुद किया गया था। इस बार टीम के मेंबरान निस्बतन शराफत से पेश आए। रस्मी सी मुख्तसर गुफ्तगू और मुझे सिगरेट देने के बाद टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया गया। इस बार टीम का सरबराह वही था जो गुज़श्ता शाम मेरे सेल में आया था। उसने मुझे कहा कि शुरू से अपने मुताल्लिक और भारत में अपने क़याम के मुताल्लिक तफसीलन बताओ। मैंने रटी रटाई वही दास्तान शुरू कर दी जो पहले ही 2 बार इन्हें सुना चुका था। मुझसे पूछा गया कि गुज़श्ता 2 साल से तुम भारत में सिर्फ सर्वे करने पर ही लगे हो या इसके पसे पर्दा कोई और मकसद भी है। मैंने जवाब दिया कि इन 2 सालों में मुझे सर्वे करने और भारत में लंबी मुद्दत तक रहने के लिए खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करने का कहा गया था। मुझसे पूछा गया कि लंबी मुद्दत के लिए भारत में तुम्हारे क़याम करने की क्या वजह तुम्हें बताई गई थी। मेरा जवाब था कि खुलकर तो कुछ नहीं बताया गया था, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान भारतीय फौज के मुताल्लिक मुझे जो कुछ बताया गया था उसका मतलब वाज़ेह था कि अगर मेरी सर्वे रिपोर्ट से वो मुतमईन हो गए तो फिर मुझे भारतीय फौज की जासूसी का काम दिया जाएगा। उन्होंने सवाल किया कि क्या पाकिस्तान में एक जासूस को ट्रेनिंग देने और उसकी सलाहियतों को आजमाने के लिए कई साल लग जाते हैं। मैंने जवाब दिया कि मुझे औरों के मुताल्लिक तो कुछ इल्म नहीं, क्योंकि कंपार्टमेंटेशन पर निहायत सख्ती से अमल किया जाता है। वैसे मेरा ख्याल है कि जैसे मिलिट्री में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए सिर्फ 6 माह की ट्रेनिंग और लंबी मुद्दत के लिए 2.5 साल की ट्रेनिंग होती है, वैसे ही मेरी ट्रेनिंग और भारत में 2 साल से ज्यादा क़याम लॉन्ग सर्विस के लिए थी। उन्होंने पूछा कि भारतीय फौज के मुताल्लिक तुम्हारी क्या मालूमात हैं। मैंने जवाब में कहा कि भारत में क़याम के दौरान तो कुछ भी नहीं, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान मुझे जो कुछ बताया गया था वो बयान कर देता हूँ। मैंने यादाश्त पर जोर देकर याद करने की कोशिश की, एक्टिंग करते हुए भारतीय फौज के 5-6 इन्फेंट्री डिविजन्स के निशान, उनकी ब्रिगेड्स के नंबर और कौन सी रेजिमेंट्स पर ये ब्रिगेड्स मुश्तमिल थे और उनके शनाख्ती निशान बताने शुरू किए। अगरचे रोशनी मध्यम थी, लेकिन मैं साफ देख रहा था कि तफ्तीशी टीम बेख्तियार मुंह खोले खामोशी से मेरी बात निहायत गौर से सुन रही थी। पंखों की और मेरी आवाज को अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो मैं कह सकता था कि देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस। मैं भारतीय तफ्तीशी टीम के आगे भारत ही के आउटडेटेड राज खोल रहा था और हर भारतीय डिवीजन की बात करते हुए मुझे यूं महसूस हो रहा था कि एक एक करके उनके कपड़े उतरते जा रहे हों। मैंने तकरीबन 2 घंटे इन्फेंट्री के सिर्फ 5 डिवीजन्स के मुताल्लिक बताने के बाद अपना सर पकड़ लिया और टीम के सरबराह को कहा कि चोटों की वजह से मेरा सर अब दर्द से फटने लगा है। मेंबरान ने आपस में खुसर फुसर की और सरबराह बोला, कोई बात नहीं, हम तफ्तीश कल रात तक मुलतवी कर देते हैं। उम्मीद है कल भी तुम आज की तरह ही ताउन का मुजाहरा करोगे। ये कहकर उसने घंटी बजाई। गार्ड्स अंदर आ गए। इस बार इस ताउन के सिले में तफ्तीशी टीम के तीनों मेंबरान ने मुझसे हाथ मिलाया और गार्ड्स को मुझे वापस सेल में ले जाने का हुक्म दिया। सेल में बिस्तर पर लेटे हुए मैं ये सोचने लगा कि 2 साल से ज्यादा पुरानी मालूमात बयान करने पर उनका जो रद्द अमल हुआ है, अगर वही रद्द अमल भारतीय फौज के सरबराह का हो तो वो तो अपनी सारी फौज की पोजीशन तब्दील करने का सोचने लग जाएगा। और अगर ऐसा हो जाए तो पाकिस्तान के हक में बहुत बेहतर होगा, क्योंकि जब एक जगह पर डिप्लॉयड फौज या उसका कुछ हिस्सा मूव करता है तो FIU वाले भी, जिनकी दुश्मन के इलाके में सिर्फ 15-20 मील की रेंज होती है, सब कुछ मालूम कर लेते हैं। जबकि दुश्मन के इलाके में इंतहाई अंदर जाकर जासूसी करने वालों के लिए तो ये बच्चों का खेल होता है, जबकि एक जगह पर डिप्लॉयड फौज के मुताल्लिक छानबीन ज्यादा मुश्किल होती है। मैंने आज की तफ्तीश खैरियत से हो जाने के शुक्राने के नफल अदा किए। रात का बाकी हिस्सा सोते जागते और आइंदा शब की तफ्तीश का सामना करने की तैयारी में गुजर गया। आप यकीन जानिए कि गिरफ्तारी के बाद मुझे अपने अहले खाना के हयूले 20 बार तेजी से आंखों के सामने से गुजरते दिखाई दिए, लेकिन मैंने उनके ख्याल को हर बार झटक दिया। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी और उसके पाए इस्तकलाल में लर्जिश पैदा करने वाले उसके अहले खाना और उनकी याद होती है, और मैं कतन नहीं चाहता था कि ऐसी सूरत हाल मेरे साथ भी पेश आए। इन्हीं ख्यालों में रात का बकिया हिस्सा गुजरा। अगला दिन कुछ वक्त सोते और कुछ वक्त आने वाली रात की तैयारी में गुजर गया। मैं जानता था कि मैं टाइम गेन के लिए तफ्तीशी टीम को जो मालूमात दे रहा हूँ, उनका जब तज्जिया किया जाएगा तो तफ्तीशी टीम की कारकर्दगी महज 0 होगी, क्योंकि वो अपनी ही अफवाज के मुताल्लिक बातें सुनना नहीं चाहते थे, और वो भी इतनी पुरानी। बहरहाल मैंने जो स्टैंड लिया था, मुझे तवक्को थी कि मुझे मजीद चंद रोज उनके तशद्दुद से बचने का मौका मिल जाएगा। आधी रात को मुझे फिर तफ्तीशी कमरे में पहुंचा दिया गया। कल वाली तफ्तीशी टीम वहां मौजूद थी। सवालात का सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने कहा कि मुझे जो कुछ दौरान तरबियत बताया गया था उसके मुताबिक भारत का 1st आर्म डिवीजन झांसी के करीब स्टेशन है। इस आर्म डिवीजन के अलावा नंबर 10 इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड, जो बजाते खुद एक डिवीजन के बराबर है और उसमें रूसी PT-76
और फ्रांसीसी AMX-13 टैंक हैं जिन्हें आपने 71 की जंग में मशरकी पाकिस्तान में इस्तेमाल किया था और सुकूत ढाका के बाद उन्हें आप फाजिल्का सेक्टर में ले आए हैं। लाहौर सेक्टर में आपने सिख लाइट इन्फेंट्री की रेजिमेंट्स और पंजाब रेजिमेंट्स को डिप्लॉय कर रखा है। आपका 39 माउंटेन डिवीजन जिसका हेडक्वार्टर पूना में है उसे जम्मू के नजदीक डिप्लॉय किया गया है और झांसी के किले में आपका बहुत बड़ा एमुनिशन डिपो है। मैं खामोश हुआ तो उन्होंने सवाल किया कि एयरफोर्स और नेवी के मुताल्लिक क्या जानते हो। मैंने कहा कि आपके एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पर हैरियर और कैम्बरा जहाज हैं। 65 की जंग के दौरान पाकिस्तानी आबदोज गाजी ने आपके एक फ्रिगेट ब्यास को डुबो दिया था और आपने अपने एक दूसरे फ्रिगेट पर ब्यास का नाम लिखकर नेशनल और इंटरनेशनल प्रेस को उस नए ब्यास फ्रिगेट पर दावत दी थी और यूं पाकिस्तान के दावे को झूठा साबित करने की कोशिश की थी। मैंने उन्हें कहा कि आपको यकीनन मेरी बातें तल्ख लगी होंगी, लेकिन आपने मुझे कहा है कि जो कुछ भी मेरे इल्म में है आपको बता दूं, इसलिए मैंने ये बातें आपके सामने बयान की हैं। मैंने तकरीबन 3 घंटे उनके सवालात के जवाब दिए। वो मुझसे बार बार पाकिस्तानी दिफाई अफवाज के मुताल्लिक सवालात करते थे और हर बार मेरा एक ही जवाब होता था कि आप बखूबी जानते हैं कि आपके जो एजेंट पाकिस्तान भेजे जाते हैं उन्हें आप भारतीय अफवाज के मुताल्लिक कोई मालूमात फीड नहीं करते। बिल्कुल वैसे ही पाकिस्तानी अफवाज के मुताल्लिक मेरी मालूमात सिफर हैं। मैंने उन्हें कहा कि एक पाकिस्तानी एजेंट का दिल्ली में मुझसे राब्ता है। मुझे ये बिल्कुल इल्म नहीं कि उसे क्या मिशन सौंपा गया है। हमें एक दूसरे से बात करने की भी इजाजत नहीं और ना ही मुझे उसके ठिकाने का इल्म है। मेरा काम सिर्फ ये है कि पाकिस्तानी कुरियर जो डाक लाता है उसमें से उसकी डाक और उसके लिए भेजे गए पैसे उसे दे दूं। 20 जून को दिन के ठीक 10 बजे मुझे सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन पर उसे मिलना है और अगर कुरियर पैसे लाया था तो उसे उसकी डाक के अलावा 5000 रुपए भी देने हैं। अगर 20 जून को सुबह 10 से 10:30 के दरमियान वो मुझे किसी वजह से न मिला तो फिर 22 जून को उसी वक्त और उसी जगह मुझे उससे मिलना है। अगर आप मुझे 20 जून को सब्जी मंडी स्टेशन पर ले चलें तो मैं उसे पकड़वा सकता हूँ। मुमकिन है उनका कोई ग्रुप हो और उसके जरिए आप उस ग्रुप तक पहुंच सकते हो। मैंने उन्हें ये भी कहा कि गर्मी और खून जमने की वजह से मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है। अगर आप मेहरबानी करें तो मेरे नाप की एक कमीज और पाजामा मुझे दें। इसके अलावा अगर आप 20 जून को उस आदमी को पकड़ना चाहते हैं तो मेरे पहने हुए कपड़ों को धुलवा कर प्रेस करवा दें और अगर डाक में पाकिस्तान से रकम भेजी गई थी तो 20 जून को 5000 रुपए भी मुझे दें ताकि मैं रकम देने के बहाने चंद मिनट के लिए उसे रोक लूं और इस दौरान आप उसे गिरफ्तार कर लें। चूंकि रकम आप उससे बरामद करेंगे इसलिए उसके पास इसके सिवा कोई चारा न होगा कि वो अपने पाकिस्तानी होने और यहाँ अपने कयाम का मकसद आपको बता दे। मेरी गवाही और उसे राह रास्त पर लाने की मेरी कोशिश भी आपके काम को आसान बना देगी। मैंने बात खत्म की तो उन्होंने कहा कि वो मशवरा करके कल मुझे बताएंगे। जब वो उठने लगे तो मैंने कहा कि एक बात आपको बताना मैं भूल गया था। अगर 20 जून को आपका मुझे ले जाने का प्रोग्राम हो तो एक सब्ज रुमाल भी मुझे दीजिएगा जिसे मैं दाईं कलाई पर बांध लूंगा। ये मेरा और उस आदमी का सब ठीक है का सिग्नल है। खतरे की सूरत में सुर्ख रुमाल इस्तेमाल किया जाता है। मेरी सब बातें उन्होंने बड़े तहम्मुल से सुनी और मुझे वापस सेल में भेज दिया। सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन पर ना तो मुझे किसी कांटेक्ट से मिलना था और ना ही मुझे उस फर्जी कांटेक्ट को 5000 रुपए देने थे। ये सब प्लान मैंने अपने फरार होने की कोशिश करने के लिए बनाया था। जिन्होंने दिल्ली का सब्जी मंडी स्टेशन देखा है उन्हें बखूबी इल्म होगा कि घंटा चौक से स्टेशन की तरफ जो सड़क जाती है उस पर एक पुराना सिनेमा हाउस भी है। प्लेटफॉर्म के बाहर रेलवे स्टाफ के क्वार्टर और रिक्शा टैक्सी स्टैंड भी है। प्लेटफॉर्म में दाखिल हो जाएं तो दाएं तरफ स्टेशन मास्टर का दफ्तर और वेटिंग रूम वगैरह है और बाईं जानिब एक बुक स्टॉल और एक चाय का स्टॉल है। तकरीबन उसी जगह पर ओवरहेड ब्रिज बना हुआ है। उस पुल की दूसरी जानिब एक सड़क है जो 90 दर्जे का जाविया बनाती हुई तकरीबन 100 मीटर दूर सब्जी मंडी की मेन सड़क से जा मिलती है। इस स्टेशन पर 2 मेन रेलवे लाइनों के अलावा 8-10 लूप लाइनें भी हैं जो बेशतर औकात माल के डिब्बों की शंटिंग और माल उतारने और चढ़ाने के लिए माल डिब्बों से भरी रहती हैं। मैंने उसी ओवरहेड ब्रिज के प्लेटफॉर्म की दूसरी जानिब वाले हिस्से में अपने कॉन्टैक्ट को मिलना था। तफ्तीशी टीम को मैंने ऐसे मुफस्सल प्लानिंग करके दी थी जैसे मैं अपने मिशंस के दौरान किया करता था। सिर्फ अपने फरार का मंसूबा उन्हें नहीं बताया था। मुझे सिर्फ एक बात का खदशा था। गिरफ्तारी के बाद मैंने घबराहट में तफ्तीशी टीम को बताया था कि मैं अलीगढ़ से दिल्ली डाक वसूल करने और भेजने के लिए आता हूँ। अलीगढ़ का नाम तो मैंने ले लिया था लेकिन मैं न तो कभी अलीगढ़ गया था और न ही वहाँ के रिहायशी इलाकों और होटलों के नाम जानता था। मुझे यही खदशा था कि अगर तफ्तीशी टीम ने मुझसे अलीगढ़ के मुतालिक सवाल किए जहाँ मैं अपने साबिका बयान के मुताबिक 2 साल से ज्यादा अरसे तक रहा था तो मैं क्या जवाब दूंगा। कमान से तीर निकल चुका था जिसकी वापसी नामुमकिन थी। अलीगढ़ वाला बयान मैंने सबसे पहली तफ्तीश के दौरान दिया था जिसे रिकॉर्ड नहीं किया गया। उसके बाद न तो मैंने कभी अलीगढ़ का नाम लिया और न ही उन्होंने कभी पूछा। मुझे यकीन था कि मेरे 2 साल भारत में क़याम के मुतालिक जब तफसीली तफ्तीश का मरहला आएगा तो उस वक्त
मुझे बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तफ्तीश मुझे कोरियर से DMI वालों की हासिल करदा डाक के मुतालिक थी। नामालूम उस डाक में क्या था। डाक में अगरचे किसी का नाम लिखा नहीं होता था और हिदायत भी किसी को मुखातिब किए बगैर होती थी, लेकिन बाज़ औक़ात उस डाक में हमारे घरेलू खतूत भी होते थे जो बगैर असली लिफाफों के भेजे जाते थे। इन खतूत में दर्ज नामों पर स्याही लगा दी जाती थी। मुझे और मेरे साथियों को 1, 2, 3, 4 की तरतीब में नंबर अलॉट किए गए थे। उन खतूत को सेंसर करके सादा लिफाफों में डालकर ऊपर नंबर लिख दिए जाते थे। मैंने सोचा कि कोरियर से हासिल करदा डाक के मुतालिक उन्हें यही कहूंगा कि वो सारी डाक सब्जी मंडी स्टेशन पर मिलने वाले कॉन्टैक्ट के लिए थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।